लेट्स स्टार्ट हमारा आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या चीज़ होती है और किस तरह से रिकॉर्डिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है हमें। ठीक है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। यानी आज का जो हमारा लेक्चर है ये कवर करेगा रिकॉर्डिंग प्रोसेस को। अगर आपको याद ना हो तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने अकाउंटिंग को पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि 3 एक्टिविटीज होती हैं मेजर। ठीक है, उनको 4 भी बोल सकते हैं लेकिन मेजर 3 होती है। एक आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि वेदर के ये इकोनॉमिक इवेंट है, हमें इसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानना चाहिए या कोई ये और इवेंट है जिसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस आपका होता है रिकॉर्डिंग का, कि आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है उसको इंफॉर्मेशन को आपने समराइज करके डिसेमिनेट करना होता है। ठीक है, जब आप समराइज करते हैं तो उसके अंदर आप उसको खाली समराइजेशन भी कह सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन भी कह सकते हैं। दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो हम आज ये देखेंगे कि अकाउंट होता क्या है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम देखेंगे, रिकॉर्डिंग जब हम करने जाते हैं तो किस तरह से करते हैं, और बेसिक स्टेप्स हैं रिकॉर्डिंग के, उसके हिसाब से हम रिकॉर्डिंग को देखेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब सिंपली राइट डाउन करना है, यानी जो आप अपनी बुक्स के अंदर लिखेंगे उसके अंदर राइट डाउन करते हैं। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो बुक हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस के लिए वो क्या होती है। ठीक है, उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उससे हम मूव कैसे करते हैं चीजों को आगे। ठीक है, सबसे जो पहली बुक होती है उसको जर्नल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है व्हाट जर्नल इज एंड हाउ इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जब आता है तो मैं आपको ज्यादा डिटेल के साथ इसका बताता हूँ। What a ledger is and how it helps in the recording process. लेजर क्या है, देखिए 2 चीजें आ गई, एक जर्नल आ गया, एक लेजर आ गया। अब तीसरी चीज जो हमने देखी अकाउंट, अकाउंट, जर्नल, लेजर। फिर एक्सप्लेन व्हाट पोस्टिंग इज, ये एक प्रोसेस है पोस्टिंग का। व्हाट पोस्टिंग इज एंड हाउ इट हेल्प्स इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो आप ये देखें सारा सब चीजों के अंदर आप एक्चुअली देख रिकॉर्डिंग प्रोसेस को ही रहे हैं। बुक कीपिंग का आंसर आपको अभी मिल जाएगा इसी के अंदर। थोड़ा सा होल्ड ऑन करें, आपको टाइम दूंगा मैं क्वेश्चन पूछने का। अच्छा, जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई आपकी, तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस आएगा तो उस वक्त देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया। अगर हम वैसे क्लासीफाई करें हायरार्किकल वाइज कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन सी चीजें कहाँ रिलेट करती हैं, तो ये स्क्रीन आपकी हेल्प करेगी। अकाउंट को जब आप देखते हैं तो अकाउंट के अंदर ही आपने देखना है डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, और ओनर इक्विटी का रिलेशनशिप क्या बनेगा बाकी अकाउंट्स के साथ, और आप समराइज करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, ये वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया कि अकाउंट के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स आ रहे हैं उसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। आपका सबसे पहले जर्नल आ जाएगा, ये एक बुक का नाम है जर्नल। ठीक है, JOURNAL। मैं क्योंकि फाउंडेशंस पढ़ा रहा हूँ तो जो जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ वो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होगा। उसके बाद है लेजर, फिर पोस्टिंग एक प्रोसेस है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या चीज़ है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग प्रोसेस का पूरा जो जो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी वो बताएंगे। तो ये स्टेप्स हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस के जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और फिर ट्रेंस है आपका जी, दोनों का फर्क भी मैं बताऊंगा, दोनों का फर्क बताऊंगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, ट्रायल बैलेंस कहते किसे हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं और इसमें कौन से एरर्स हम देख सकते हैं और कौन सी चीज़ों को नहीं देख सकते, इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दोनों स्लाइड हैं, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, ये सेम है। ठीक है, हाँ, हमने इस स्लाइड में ओवरऑल हमने देखा कि हमने क्या सीखना है आज के लेक्चर के अंदर, और इसमें हमने उसको क्लासिफाई कर लिया कि कौन सी चीजें किसके अंदर आएंगी। कुछ चीजें अकाउंट के अंदर आएंगी, कुछ रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर और कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंट। अकाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं।
अकाउंट को हम टी अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, हम अकाउंट को लेजर भी बोलते हैं, ठीक है, अकाउंट को ही हम लेजर भी बोलते हैं, अकाउंट को हम टी अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप बनती है वो टी की शेप बनती है, टी की तरह की शेप बनती है। ये देखें ना, ऐसे आप ऐसे के ऐसे बनाते हैं, टी शेप बनती है इसकी, इसीलिए इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। एन अकाउंट कैन बी इलिस्ट्रेटेड इन अ टी अकाउंट फॉर्म। तो ये टी, अगर आप ये नीचे ये वाली ना डालें लाइन, तो ये टी की फॉर्म बनती है, जो अल्फाबेट है हमारे पास इंग्लिश का टी, वो बनती है। अच्छा, अकाउंट, टी अकाउंट को कैसे लिखते हैं? सबसे अकाउंट का नाम लिखते हैं। अब अकाउंट का नाम, अकाउंट है क्या चीज? सबसे पहले तो ये है ना, अकाउंट है क्या चीज? आप जो भी चीज ट्रांजैक्शन के अंदर लेके आते हैं, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्वालिफाई करती है ट्रांजैक्शन के लिए। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था ना कि आप कहते हैं कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्यूअल इफेक्ट होता है, एक चीज इंक्रीज हो रही होती है, एक डिक्रीज हो रही होती है, या दोनों चीजें इंक्रीज हो रही होती हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने इम्पैक्ट देखा था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ठीक है। तो 3 चीजें थी, एक एसेट्स थे, एक लाइबिलिटीज थी और एक ओनर इक्विटी थी। तो ये एसेट्स क्या है? जब आप कहते हैं जी कि मैंने कुछ परचेज किया, ठीक है, कैश पे, मैंने इक्विपमेंट परचेज किया कैश के ऊपर, तो इक्विपमेंट क्या है? एसेट है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट एक अकाउंट बनेगा उसका। कैश क्या है? आप कैश दे रहे हैं, कैश भी एक अकाउंट बनेगा। तो हर चीज जो आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर आती है उसको हम अकाउंट की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उसको हम वंस लिखते हैं, ठीक है। एक अकाउंट अगर कैश है तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी उसी कैश के अंदर ही होंगी, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसी तरह से कोई और एसेट है, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक्स हैं, आपके पास जो माल पड़ा हुआ है दुकान के अंदर, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसी तरह से लाइबिलिटीज हैं आपकी, उधार इंक्रीज होगी, पेएबल्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। इस तरह से इक्विटी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इक्विटी के अंदर फर्दर हमने देखा था 2 और चीजों को। हमने कहा था कि इक्विटी जो है, जब एक्सपेंस होते हैं तो हमारी इक्विटी डिक्रीज होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि जब हम रेवेन्यूज हमें मिलते हैं, हम सेल्स करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हमें जो पैसे मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, सेल्स के अगेंस्ट। जब हम सेल्स करते हैं, या हम सर्विस सेल कर रहे हैं अपनी, या हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने से जो हमें पैसे मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू जब हमारे पास आते हैं वो हमारी इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें हमने पढ़ी, एक रेवेन्यूज और एक एक्सपेंसेस। एक चीज जो है आपकी इक्विटी को इंक्रीज करती है, एक चीज आपकी इक्विटी को डिक्रीज करती है। अब हम क्या कहते हैं कि जो जर्नल टाइप्स है ना अकाउंट्स की, जो चीज भी आती है हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने एक एग्जांपल भी की थी, जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें इधर एसेट होंगी, या वो लाइबिलिटीज के अंदर आएंगी, या वो ओनर इक्विटी के अंदर आएंगी। फर्दर ओनर इक्विटी के अंदर या वो रेवेन्यूज होंगे या वो एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 चीजें बनती हैं आपकी। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज, नंबर 3 ओनर इक्विटी, नंबर 4 रेवेन्यूज, नंबर 5 एक्सपेंसेस। तो ये 5 आपके मेजर अकाउंट्स हैं। तो 5 मेजर अकाउंट्स को आपने लेके चलना है। 5 मेजर अकाउंट्स हैं। अब आपने किसी भी चीज की बात करनी है, कोई भी ट्रांजेक्शन की बात करनी है, तो इधर आप उसमें जो बात कर रहे होंगे वो लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, या इक्विटी की बात कर रहे हैं, या एसेट्स की बात कर रहे हैं, या एक्सपेंसेस की, या रेवेन्यूज की। तो आपके 5 मेजर अकाउंट होंगे। लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज आती है तो वो आपकी कोई भी चीज जो आपकी उसके अंदर आ रही है उसको हम अकाउंट के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। जिसकी एक हमने एग्जांपल ली कैश की। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कैश डाला बिजनेस के अंदर, आपकी इक्विटी इंक्रीज हो गई तो इक्विटी का एक अकाउंट बन गया। आपका कैश इंक्रीज हुआ, आपका कैश का एक अकाउंट बन गया। अब कैश का अकाउंट कौन सा अकाउंट है मेजर टाइप्स में से? जी एसेट्स का अकाउंट। और जो ओनर इक्विटी का अकाउंट है वो कौन सा है जी? वो ओनर इक्विटी का ही अकाउंट है, ठीक। तो उसको आप टी फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर आप अकाउंट का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कैश की, ऊपर कैश लिखेंगे और इसके 2 कॉलम्स बनाते हैं।
बनाएंगे तो दो कॉलम्स नजर आ रहे होंगे इसके। फर्स्ट कॉलम आपका डेबिट कहलाता है और सेकंड क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे डेबिट होगा और राइट साइड पे क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ, रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन अ स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। वही चीज हो गई, पांच चीजें हैं, देखें, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, पांच चीजें, पांच उंगलियां पांच अकाउंट, याद रखें आप, ठीक है। तीन अकाउंट आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं और दो जो आपकी इक्विटी को डिस्टर्ब करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, चेंज लेके आते हैं इक्विटी के अंदर। तो ये आपका अकाउंट है, ठीक है। अब आप कहते हैं जो हमने ट्रांजैक्शंस वहां पे पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन में, जी बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कहा जी कैश इंक्रीज हो गया, इक्विटी इंक्रीज हो गई, फिर हमने कहा जी हमने इक्विपमेंट परचेज कर लिया, इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। आपका जो भी इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, आपने इंक्रीज डिक्रीज की जगह पे आपने और लफ्ज यूज करने हैं जिनको हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को ऑलवेज 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 हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं यहाँ पे, और क्रेडिट को ऑलवेज 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 आप राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन लिखते हैं, तो ट्रांजैक्शन में पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आ जाएगी अकाउंट की, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। जी, एमन फातिमा, क्वेश्चन करें क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अकाउंट मैंने बताया कि कोई भी चीज आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर आती है तो उसको हम अकाउंट के तौर पे लेते हैं, जबकि उनकी मेजर टाइप्स जो हैं, यानी वो अकाउंट रिलेट करता है जाके किसी पांच में से किसी एक चीज के साथ। तीन चीजें तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की हैं और दो चीजें जो आपकी इक्विटी को डिस्टर्ब करती हैं या चेंज करती हैं इक्विटी को, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, आपने कोई भी चीज ली, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, एनी आइडिया, आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो आप डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम डेबिट और क्रेडिट को यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जी। हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि ड्यूअल इफेक्ट होता है। ड्यूअल इफेक्ट का मतलब दो चीजें चेंज होती हैं उसके साथ, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो दो चीजें चेंज, या तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही होंगी या दोनों डिक्रीज हो रही होंगी, या एक इंक्रीज हो रही होगी एक डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल ली कि आपने क्या किया जी, आपने ट्रक बाय किया, हमने एक एग्जांपल की, हमने ट्रक बाय किया, डिलीवरी ट्रक हमने बाय किया, उसके हमने फॉर एग्जांपल $14,000 का हमने ट्रक लिया था। ये एग्जांपल थी पिछले चैप्टर के अंदर। $14,000 का आपने डिलीवरी ट्रक जो है वो बाय, और आपने क्या किया जी, 6,000 कैश में दे दिया और बाकी आपने कहा भाई हम बाद में देंगे आप, ठीक है, ऑन अकाउंट हो। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि पेबल्स बन गए, आपने लेटर स्टेज पे वो पे करना। तो आपका जो डिलीवरी ट्रक है वो क्या है, एसेट है, एसेट हो गया। वो जी है नदीम, इस बुक को मैंने शेयर किया हुआ है, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें। आपको जब क्वेश्चन दिया जाए तो पूछें क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये बुक भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की गई है, अगर नहीं मिलेगी तो आपको मैं दोबारा दे दूंगा, ठीक है। प्लीज इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करें, जो चल रहा है ना टॉपिक उसका क्वेश्चन करें। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमने डिलीवरी ट्रक बाय किया और 6,000 कैश दिया, बाकी हमने कहा कि बाद में देंगे, और 14,000 उसकी कॉस्ट है। तो डिलीवरी ट्रक आपके पास आया तो आपका डिलीवरी ट्रक क्या है, आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, आपका एसेट इंक्रीज हुआ और आपका कैश डिक्रीज हुआ, आपने 6,000 कैश दिया, और क्या हुआ, आपके अकाउंट्स पेएबल जनरेट हुए, यानी आपके अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हुए। तो इसमें तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं और तीन चीजें आ रही हैं। ड्यूअल इम्पैक्ट था लेकिन इसमें तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। एंटिटी वो चीज है जो कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर आप
इस चीज के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं वो एंटिटी है, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। तो आपका ट्रक इंक्रीज हुआ, एक एसेट इंक्रीज हुआ, इक्विपमेंट आप उसे कह सकते हैं। आपका कैश जो है, सॉरी, कैश डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, इक्विपमेंट का इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है और अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रहे हैं। तो तीन जगह पे इम्पैक्ट आ रहा है इसका। तो इसका ड्यूअल इम्पैक्ट आता है, यानी दो चीजों में इम्पैक्ट आता है, कुछ इंक्रीज होता है, कुछ डिक्रीज होता है, या दोनों होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे, या एक साइड पे इंक्रीज होगा एक साइड पे डिक्रीज होगा। तो आपने इस ट्रांजेक्शन को ऑलरेडी इसी तरह से एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश डाला उसके अंदर, तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस के अंदर और उसकी इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। तो कैश क्या है, ये भी अकाउंट है, इक्विटी क्या है, ये भी अकाउंट है, ट्रक क्या है, ये भी अकाउंट है, कैश क्या है, ये भी अकाउंट है, अकाउंट्स पेबल क्या है, ये भी अकाउंट है। इन सबको हम अकाउंट के तौर पे लिखेंगे। इनका जो इंक्रीज है उसको कैसे लिखेंगे और डिक्रीज है उसको कैसे लिखेंगे, ये हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अंदर देखते हैं। लेकिन ड्यूअल इम्पैक्ट हो, each transaction must affect two or more accounts to keep the basic accounting equation in balance। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप बैलेंस में रखते हैं, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं इक्वेशन आपकी इक्वेट ही रहती है, यानी इक्वल ही रहती है, उसमें फर्क नहीं आता। रिकॉर्डिंग देन बाय डेबिटिंग एट लीस्ट वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग अनदर अकाउंट। वहां आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं, एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या बताता है, मिनिमम एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी, ठीक है। एटलीस्ट दो चीजों के अंदर इम्पैक्ट आएगा और उसमें से हम कह रहे हैं कि एक डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। हमें तो पता नहीं है कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ड्यूअल होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा, डबल या ड्यूअल होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा और एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। और दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है, ये देखें डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहा है, डेबिट्स मस्ट इक्वल क्रेडिट्स। आपका जो डेबिट होगा, जो भी क्रेडिट होगा, जो इंक्रीज डिक्रीज होगा जिसको आप डेबिट एंड क्रेडिट से शो कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा इक्वल होगा। पहले आप इसको देख रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी, अब आप कह रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे हर ट्रांजेक्शन के, ठीक है। इसको फर्दर देखते हैं, लीजिए, if debit amounts are greater than credit amounts the account will have a debit balance। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। आप एक अकाउंट है कोई भी, से फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, ठीक है, 10,000 इधर लिखा हुआ है, 8,000 इधर 3,000 लिखा हुआ है, तो आप इसको टोटल करें, 18,000 बनता है, इसको टोटल करें, ये तो है ये 3,000। आपकी कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी होगी उस बैलेंस को हम उसका नाम दे देंगे, बैलेंस को हम बोलेंगे ये डेबिट बैलेंस है, हम बोलेंगे ये डेबिट बैलेंस है। देखिए ये डेबिट बैलेंस है, 15,000 ज्यादा है इधर, 18,000 माइनस 3,000, तो क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो आप इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और इसी तरह से अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी तो आप उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब आपने देखा कि आपकी जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक तो ये है कि आप उसको अकाउंट के अंदर लिखते जरूर हैं, नंबर 2 आपकी डेबिट साइड जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है और आपकी क्रेडिट साइड राइट साइड पे होती है। आपकी डेबिट और क्रेडिट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैसे नोट करेंगे, वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अंदर हम देखेंगे, आने वाले हैं, अभी आते हैं वो भी, उसको भी देखते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाती है तो हम जब उसको टोटल करते हैं तो नीचे जो बैलेंस बनता है, जो साइड बड़ी होगी उस बैलेंस को उसके साथ हम उस कॉलम का नाम लगा देते हैं। जैसे इस कॉलम को हमने कहा ये डेबिट बैलेंस, डेबिट कॉलम है, और इसको हमने कहा क्रेडिट कॉलम है। तो अगर डेबिट बड़ा होगा तो हम इस बैलेंस को कहेंगे ये डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो हम कहेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। इसी तरह से देखें उसी के आगे, if debit amount is less than credit amount the account will have a credit balance। तो इसका देखें 8, 3, 11 और 10,000, तो 1,000 इधर से ज्यादा है, तो ये इसका 1,000 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं इसकी, यानी जो एक ट्रांजैक्शन को जब आप लिखते हैं तो इसके अंदर इस तरह से लिखते हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी आपको इसकी नहीं पता चल रही होंगी, अभी हम जनरल के बाद इसको देखते हैं तो फिर
आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। फिलहाल इतना आपको हमने बताया कि हर चीज जो ट्रांजैक्शन के अंदर आ रही होती है उसको हम अकाउंट के तौर पे लिखते हैं। अकाउंट को हम टी अकाउंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी इंग्लिश का लेटर टी बनता है। तो उसमें दो कॉलम आपको नजर आ रहे होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेबिट कॉलम होता है और सेकंड कॉलम इसका क्रेडिट कॉलम होता है। और फर्स्ट कॉलम डेबिट और सेकंड क्रेडिट, और जो भी उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज आप जो भी नोट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके अंदर आप लिख रहे होते हैं। और जो साइड बड़ी होती है उसका उसका नाम जो है वो बैलेंस के साथ लिख जाता है। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब आ गए आपके नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं। हमने 5 बेसिक अकाउंट टाइप्स पढ़ी हैं, 5। और कौन सी? जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रखें। अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे तो आपके सामने आएगा जी एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको नजर आते हैं। तो 3 अकाउंट्स तो ये हैं, एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी। और 2 हैं जो आपकी इक्विटी करते हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं नॉर्मली होता है वो क्या होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, एसेट के डेबिट हमेशा एक्सीड करते हैं क्रेडिट से, यानी इसका बैलेंस हमेशा, नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। एसेट नॉर्मल बैलेंस होता है। एसेट कोई भी हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, आपकी सप्लाईज हो सकती हैं, आपका कैश हो सकता है, कोई आपके व्हीकल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो एसेट का अगर अकाउंट होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है, और एसेट के अंदर जब इंक्रीज होगा, एरो अप का मतलब इंक्रीज है और एरो डाउन का मतलब डिक्रीज है। एसेट के अंदर जब इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट के अंदर लिखेंगे, यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। व्हाट डज इट मीन? अगर हम कैश की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने सेल्स की, रेवेन्यू आए हमारे पास 10,000 की सेल्स की, 10,000 की सेल्स हमने कैश के ऊपर की, कैश आया हमारे पास। तो कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? यहाँ रिस्पॉन्स लिखें अपना, मुझे पता चले कि आप बैठे हैं क्लास में। इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज नहीं लिखना आपने, आपने उसको डेबिट साइड पे लिख देना। अकाउंट को कहेंगे कैश अकाउंट है और इंक्रीज को आपने डेबिट साइड पे लिखा। अब आपने क्या किया जी, आपने कहा जी मैंने जाके लैपटॉप खरीद लिया बिजनेस के लिए, और वो लैपटॉप मेरे पास फॉर एग्जांपल $5,000 का आया। ठीक है, $10,000 की मैंने सेल की थी, $5,000 का मैंने जाके एक लैपटॉप ले लिया। तो अब कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो एसेट जब डिक्रीज होगा, ये डाउन एरो आपको शो कर रहा है कि ये डिक्रीज शो कर रहा है। एसेट्स के अंदर जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज नहीं लिखेंगे आप, उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से लायबिलिटीज का है, लायबिलिटीज के क्रेडिट्स शुड एक्सीड डेबिट्स। इसके जो नॉर्मल बैलेंसेस होंगे वो क्रेडिट बैलेंसेस होंगे लायबिलिटीज के। तो इसका मतलब है लायबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और लायबिलिटीज जब डिक्रीज होंगी तो उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर नहीं समझ आ रही तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आगे हम इसको फर्दर डिटेल के साथ मजीद करेंगे जब इसकी कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगी हमारे सामने, तो मजीद ये आ जाएगा। तो आपके एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, लायबिलिटीज का आपका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, नॉर्मल बैलेंस हमेशा इंक्रीज साइड पे होता है, यानी जो बढ़ जाता है वो आपका नॉर्मल बैलेंस होता है। यूजुअली अनकॉमन भी हो सकता है, नॉर्मल बैलेंस के अलावा भी होता है, लेकिन आप फिलहाल इतना ही समझ लें। ठीक है, अब आप देखें ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यूज इंक्रीज ओनर इक्विटी। आपको ये पता है कि ओनर इक्विटी जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, जब ओनर्स नए पैसे डालता है बिजनेस के अंदर, या फिर उसको कोई प्रॉफिट्स होते हैं, रेवेन्यू जब आता है तो रेवेन्यूज को इंक्रीज करता है, एक्सपेंस डिक्रीज करता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब है नए पैसे आप बिजनेस के अंदर डाल रहे हैं, और ड्राइंग्स का मतलब है ओनर पैसे बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी देखी हुई हैं।
आपकी ड्राइंग्स जो है वो इक्विटी को डिक्रीज करती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है, रेवेन्यू आपकी इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, एक्सपेंसेस आपकी इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। तो अब हमने इसके अंदर रेवेन्यूज भी देख लिए, एक्सपेंसेस भी देख लिए, इनको हम सेपरेट अकाउंट मानते हैं, आगे हम इसके सेपरेट अकाउंट भी लिखेंगे। तो आप इक्विटी के अकाउंट जो है बिल्कुल वैसे मूव करेगा। अब आपने ध्यान में रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन की दो साइड्स है, इनकी हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एसेट्स हैं। हम कह रहे थे, अभी मैं वापस जाता हूँ पिछली स्लाइड पे, हम कह रहे थे कि एसेट्स हमारे जब इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ जब चले जाते हैं, यानी आपने ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखी ना, अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो आप कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, एक उसकी लेफ्ट साइड है, एक उसकी राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे आप कह रहे हैं कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको डेबिट में लिख रहे हैं। अब अगर आप राइट साइड पे चले जाएं, वैसे भी सोचें, अगर आप जो आपने ग्रेड 6, 7, 8 में जो अलजबरा पढ़ा होगा, बेसिक अलजबरा, ग्रेड 6, 7, 8 में, तो आप जब साइड चेंज करते हैं इक्वेशन की तो क्या होता है, साइन नहीं चेंज हो जाता आपका। जो साइड लेफ्ट साइड पे है इक्वेशन के, उसको अगर आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इधर जो चीज इंक्रीज होती है डेबिट में लिखते हैं, इधर जो चीज इंक्रीज होगी आपकी राइट साइड पे वो क्रेडिट होगी। जो चीज आपकी लेफ्ट साइड पे इंक्रीज होती है तो डेबिट में आती है, तो अगर आप राइट साइड पे चले जाते हैं तो आपकी जो चीज इंक्रीज होगी वो डेबिट की बजाय क्रेडिट में आएगी, यानी रिवर्स बिहेवियर आपका नजर आएगा। अब आपकी अगेन मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। जो बिहेवियर लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका रिवर्स बिहेवियर आपको नजर आएगा उसके राइट हैंड साइड। हम कहते हैं एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो उल्टा करेंगे। दो ही तो चीजें हैं हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट। लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, इक्विटी भी तो यार राइट हैंड साइड पे है, ये दोनों चीजें तो राइट हैंड साइड पे हैं, ओनर इक्विटी भी और लाइबिलिटीज भी। इक्विटी इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ये इसका रिवर्स बिहेवियर रहेगा दोनों साइड्स इक्वेशन की, ठीक है। समझ आ गई बात की। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, अगर आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो उल्टा होगा, डेबिट होगा। आपकी ओनर इक्विटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट होगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप जहन में रखें, कोशिश करें। नहीं समझ आती, इसी लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ अगले पेज के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको जो मैंने चीज बताई है आप देख सकते हैं, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जबकि ये इक्वेशन की दूसरी तरफ है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो उल्टा होता है, डेबिट होती है। इन द सेम वे आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसमें दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। एक तो आपकी लाइबिलिटीज है और दूसरी इक्विटी है। तो इक्विटी में कैसे चेंज आएगा, इक्विटी आपकी जो है अगर इंक्रीज होती है, किस चीज से इंक्रीज होती है, रेवेन्यू से इंक्रीज होती है और ओनर इक्विटी से इंक्रीज होती है। इक्विटी अगर आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगी। इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे है इक्विटी, तो इक्विटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और इक्विटी डिक्रीज होगी ड्राइंग्स की एक्सपेंसेस की वजह से तो वो डेबिट होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीज समझ होगी। जो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की उसको हम ओनर कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। और यानी आपने नया कैपिटल डाला बिजनेस के अंदर, नए पैसे डाले या नए एसेट्स डाले तो वो आपका ओनर कैपिटल कहलाएगा। ओनर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और ओनर कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ओनर्स ड्राइंग इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी ना, इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। अप एरो है, अप एरो और डाउन एरो को देखना है। अप एरो आपका इंक्रीज शो कर रहा है और डाउन एरो आपका डिक्रीज शो कर रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल बैलेंसेज हैं उसकी वजह से आप
ये जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। ओनर इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, ओनर कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट वाले जितने भी बैलेंसेस हैं, नॉर्मल बैलेंसेस, उनको ब्लू के साथ शो किया हुआ है, और जो क्रेडिट के नॉर्मल बैलेंसेस हैं उनको रेड के साथ शो किया हुआ है। अगर आप देखें ये रेड एरो अप शो हो रहा है और जबकि यहाँ पे ब्लू एरो अप शो हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ, ये मैं पिछली स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका नॉर्मल बैलेंस कौन सा है, इसका नॉर्मल बैलेंस आपका डेबिट है, इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट है। इस स्लाइड पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यहाँ रेड में शो करना चाहिए था इसको। हाउएवर आप इस स्लाइड पे उस तरह से उसने फॉलो किया उसको। अच्छा, अब हमने देखा कि आपके जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते हैं तो इक्विटी को इंक्रीज करते हैं ना। हमने 3 अकाउंट तो देख लिए, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स 3 अकाउंट्स के साथ देख लिए, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी के साथ। हम इसको देखते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के साथ, ठीक है। हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज अलग से 2 नए अकाउंट हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम उनका चैनल यूज करते हैं इक्विटी का, वो इक्विटी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अगर हम इसको वैसे अकाउंट्स की टाइप्स को देखें तो हम कहते हैं रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स हैं, ठीक है। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, रेवेन्यू की इंक्रीज होता है तो वो ओनर इक्विटी आपकी क्रेडिट होती है। तो इसी तरह से रेवेन्यू का अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट होगा, उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। और इसी तरह से एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो इक्विटी को डिक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंसेस का नॉर्मल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। ये अभी रेवेन्यू और इसका भी आ गया, ये अभी मैंने बताया। रेवेन्यू आपकी टोटल अर्निंग है। रेवेन्यू क्या होता है, आपकी कॉस्ट प्लस मार्जिन जो होता है आप जो रिसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ली है, एक फोन लिया आपने, फॉर एग्जांपल 10,000 का लिया और आपने उसे सेल कर दिया 12,000 का। तो आपने 10,000 उसकी कॉस्ट हो गई, 2,000 आपने उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लिया, तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, थोड़ा कोई बताएगा यहाँ पे। 12,000 कॉस्ट प्लस मार्जिन आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। ओके जी, द पर्पज ऑफ रेवेन्यू इज टू बेनिफिट द ओनर, इसीलिए ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। रेवेन्यू आने से ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट इज सेम एज द इफेक्ट ऑन ओनर कैपिटल। हम कहते हैं कि रेवेन्यू आता है तो इक्विटी इंक्रीज होती है, तो इसी तरह से रेवेन्यू के अकाउंट को जब हम सेपरेट करेंगे तो हम वही इम्पैक्ट लेंगे जो हम ओनर इक्विटी के अंदर लेते हैं। हम कहते हैं रेवेन्यू इंक्रीज करता है इक्विटी को। इक्विटी कहाँ पे नजर आती है हमें, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन नजर आती है, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन नजर आती है। तो लेफ्ट हम कहते हैं कि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब रेवेन्यू की क्या करता है, रेवेन्यू इक्विटी को इंक्रीज करता है, रेवेन्यू अगर इक्विटी को इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब अगर हम रेवेन्यू का अकाउंट सेपरेट भी करके ले जाएंगे तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगरचे रेवेन्यू डिक्रीज दिखाया गया है, लेकिन रेवेन्यू बेसिकली डिक्रीज आप जब इसको देखते हैं तो रिलेटिव होता है, अदरवाइज रेवेन्यू या तो होता है या नहीं होता। आपने देखा होगा शॉप्स वाले या जो बिजनेस वाले होते हैं तो वो कहते हैं जी बिजनेस की सेल्स हुई ही नहीं है, हुई ही नहीं है तो ये नॉन एग्जिस्टेंट हो गई ना, है ही नहीं एक चीज, या हुई है सेल, तो या तो ये रेवेन्यू होता है या नहीं होता। जब आप इसको कंपेयर करते हैं किसी और टाइम पीरियड के साथ, यानी कल के निस्बत आज का रेवेन्यू कम है, फिर आप कहते हैं कम है या ज्यादा है, या कल की निस्बत ज्यादा है, कल से आज रेवेन्यू ज्यादा है, कल से आज सेल ज्यादा हुई है, ठीक है। सेल्स और रेवेन्यू आप इसको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। जब हम सेल करते हैं तो तभी रेवेन्यू आप लेते हैं ना, कुछ सेल कर रहे होते हैं आप। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दो अकाउंट ऐसे हैं जो या तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते। इनका इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटी का। हम कहते हैं एसेट इंक्रीज भी होते हैं, एसेट डिक्रीज भी होते हैं। हम कहते हैं लाइबिलिटीज इंक्रीज भी होती हैं, डिक्रीज भी होती हैं। हम कहते हैं इक्विटी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। जबकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज या तो होते हैं या होते हैं,
ठीक है, अगरचे हमने एज अ रूल ऑफ थंब हमने यहाँ पे बता दिया इंक्रीज इस तरह से होता है तो डिक्रीज क्या होगा उसका उलट होगा, यानी हमने कहा रेवेन्यू होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और जब डिक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन बेसिकली रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेवेन्यू होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्रेडिट साइड पे होगा और होगा तो फिर आप उसको लिखेंगे ही नहीं। इस तरह से एक्सपेंस अगर होगा तो उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको लिखेंगे ही नहीं। और अगर उसको आप चेक कर रहे हैं डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो फिर आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे किसी और पीरियड के साथ, किसी और चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का अकाउंट भी चूंकि सेम आप इक्विटी से निकाल के लेके आ रहे हैं दो अकाउंट्स को, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें हम तो एक्सपेंसेस हैज द अपोजिट इफेक्ट, एक्सपेंसेस डिक्रीज ऑन इक्विटी, जो चीज डिक्रीज करती है ऑन इक्विटी को उसको हम डेबिट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इक्विटी आपकी राइट हैंड साइड पे आती है, एसेट आपका डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इक्विटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट अगर आपने सीख लिए तो समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया ऑलरेडी। अकाउंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेबिट और क्रेडिट हैं क्या, अब आप देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट जैसे ही अकाउंट चेंज होता है, हमने 5 मेजर अकाउंट्स पढ़ लिए, 5 मेजर अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। 5 मेजर अकाउंट्स के साथ अगर आप अकाउंट्स को देख रहे हैं, डेबिट्स एंड क्रेडिट के रूल्स को देख रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज को आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसका अगर आप सिर्फ करना चाहें तो सिरा कहाँ से पकड़ेंगे, आप खाली एसेट्स को अगर आप याद रखें डेबिट और क्रेडिट को, तो बाकी वो खुद याद रहेंगे आपको। अगर आप ये याद रखें कि एसेट इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इक्वेशन की जो दूसरी साइड पे जो चीजें हैं लायबिलिटी और इक्विटी, या फिर इक्विटी के साथ रिलेट कर रहे हैं हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो चीज इधर इंक्रीज हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन में राइट हैंड साइड तो वो डेबिट हो रही है, तो इधर जो इंक्रीज होगी आपकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंक्रीज हो रही है वो अगर डेबिट हो रही है तो राइट हैंड साइड पे वो क्रेडिट होगी। ठीक है, खाली एक एसेट्स के याद रखने और अकाउंटिंग इक्वेशन को याद रखने तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को कुछ देर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अच्छा जी, मूव करते हैं आगे। हमने अकाउंट और डेबिट एंड क्रेडिट्स पढ़ लिए, ये आपके पास उसका सारा उसका समरी आ गई, यही हमने अभी तक किया। एसेट में कैसे होगा, नॉर्मल बैलेंस, एक्सपेंसेस। अच्छा, उसने इसको क्लासीफाई कर लिया, डेबिट बैलेंस का होगा एसेट्स के अंदर और एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस आपके डेबिट होंगे इन दोनों के अंदर। आपने 5 अकाउंट पढ़े थे ना, 2 का नॉर्मल डेबिट बैलेंस है और 3 का नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस है। इनका क्रेडिट बैलेंस है वो आपकी लाइबिलिटीज है, इक्विटी है और रेवेन्यू, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है आपका। 5 अकाउंट, 2 का नॉर्मल डेबिट बैलेंस और 3 का नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस। तो ये समराइज कर दिया हमने अभी तक जो हमने स्लाइड्स की। ठीक है, अब आ जाएं, आप देखें इसको, हम इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आप अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, लायबिलिटी या लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये एक चैनल बन रहा है इक्विटी का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये जो 3 अकाउंट हैं, ये 3 अकाउंट हम कहते हैं कि बैलेंस शीट के अकाउंट हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो अकाउंट्स हैं, बेसिक अकाउंट्स, वो हम कहते हैं कि ये बैलेंस शीट के अकाउंट हैं, राइट। और जो इक्विटी के चैनल से जो अकाउंट आ रहे हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इसको हम कहते हैं ये इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स। आपके 3 अकाउंट, 5 अकाउंट्स थे ना, पांचों के पांचों यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो 3 अकाउंट आपके बैलेंस शीट के हैं और 2 आपके इनकम स्टेटमेंट के हैं। इनको हम, चले मैं बाद में बताऊंगा, इनको हम कुछ और नाम भी देते हैं। ठीक है, अब इनके आप यहाँ समराइज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो चीज यहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इधर उसका उलट हो रही होगी एरो के साइंस के साथ। ठीक है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, नॉर्मल बैलेंस डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, इक्विटी डिक्रीज होगी, इधर इंक्रीज है इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज है इधर डिक्रीज है। आपके एक्सपेंसेस किस चीज को डिक्रीज करते हैं, इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। आपके एसेट इंक्रीज होते हैं
तो डेबिट लिखते हैं, आपकी इक्विटी डिक्रीज होती है तो आप एक्सपेंस होते हैं वो, ठीक है, उनको डेबिट लिखते हैं। तो ये नॉर्मल बैलेंस आपकी क्या कौन से हो गए, नॉर्मल डेबिट बैलेंसेस हो गए। और अगर लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी जब इंक्रीज होगी क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंसेस, यानी हम इसको दिखा रहे हैं आपको, क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखा रहे बेसिकली। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपकी डेबिट होगी, ठीक है। लाइबिलिटी आपकी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, जबकि एसेट इंक्रीज होंगे तो एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। इधर इंक्रीज डेबिट को शो कर रही है, इधर डिक्रीज डेबिट को शो कर रही है। इधर इंक्रीज डेबिट को शो कर रही है, इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज इधर इंक्रीज। इस चीज की समझ आ गई है आपको? ये वैसे हम समराइज ही कर रहे हैं उसी को। इसी तरह से क्रेडिट है आपका, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको आप, यानी ये आपका जो अप एरो इंक्रीज को शो कर रहा है, डाउन एरो आपका डिक्रीज को शो कर रहा है। अप एरो इंक्रीज को, यानी एसेट के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट लिखेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट लिखेंगे। इसी तरह से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको आप डेबिट लिखेंगे। ऐसे को में देखें, इक्विटी डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट लिखेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट लिखेंगे। एक्सपेंस आपका हो रहा है, रेवेन्यू जब हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट लिखेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज नहीं हो रहा, रेवेन्यू जब हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है यानी मैंने कहा था एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट अकाउंट है ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के। इसी तरह से आपके एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं, डाउन एरो से मतलब डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट लिखेंगे, इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट लिखेंगे, रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रही हैं जब आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे किसी और रेवेन्यू के साथ, और आपके एक्सपेंसेस जो है वो भी उसी तरह से, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं तो तब आप उनको क्रेडिट लिखेंगे। लेकिन ये बहुत स्पेशलाइज्ड केसेस के अंदर ये चीजें होंगी। एक आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डिक्रीज होते हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड केस होगा आपका, और अगर आपका रेवेन्यू जो है वो आपका डिक्रीज होता है, ये स्पेशलाइज्ड केसेस हैं ये वाले, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अंदर ये जो रेड एरोस हैं ये दोनों। लेकिन जब आएंगे तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आपके डेबिट एंड क्रेडिट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लेंगे क्वेश्चन आ गया आपका डेबिट क्रेडिट का, देखते हैं कौन सही आंसर करता है। डेबिट्स क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, बताएं क्या होगा। कम ऑन। डेबिट इंक्रीजेस बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इंक्रीजेस एसेट्स को डेबिट शो करेंगे, डिक्रीजेस लायबिलिटीज को आप गुड 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 गुड। इसका मतलब समझ आ रही है, समझ जी। हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज तो इक्वेशन की दो डिफरेंट साइड्स पे हैं, तो दोनों सेम साइड पे नहीं जाते। डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी सेम है, यानी आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दोनों डिफरेंट साइड पे हैं दोनों चीजें। एक साइड पे लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं और राइट साइड पे लायबिलिटीज हैं, तो दोनों आपकी एक साथ नहीं चल सकते डेबिट और क्रेडिट ना, रिवर्स ऑर्डर में। इंक्रीज एसेट डिक्रीज लायबिलिटीज, डिक्रीज एसेट एंड इंक्रीज लायबिलिटीज। जब आपके डिक्रीज होते हैं एसेट तो उनको आप डेबिट नहीं लिखते, अगरचे ये वैसे स्टेटमेंट ठीक है लेकिन क्रेडिट लिखा हो तो तब ठीक, तो आपकी सी ऑप्शन ही दुरुस्त है। गुड, चलें जी। इस क्वेश्चन का कौन आंसर करेगा। अकाउंट्स दैट नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंसेस, कौन कौन से अकाउंट्स के नॉर्मल डेबिट बैलेंस होते हैं। जी सिर्फ 2 लोगों ने बताया, 3 4। बी, बी किसने बताया जी, बी वाले कौन है साहब, जरा दोबारा से देखें। शेख आकिब महमूद, बी बताता है एसेट्स एक्सपेंसेस और इक्विटी।
क्या इक्विटी का नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है? इक्विटी और एसेट तो अपोजिट साइड पे नहीं है। कुछ ने ए भी लिखा है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। रेवेन्यू इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यू को इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये तो एक साइड पे तो नहीं हो सकते ना। आप इनको सोचें ना इस तरह से, तभी आपको पता चले। एसेट्स, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या करते हैं? इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। और ड्राइंग क्या करती है? वो भी तो इक्विटी को डिक्रीज करती है ना। और एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बैलेंसेस, ये डी पार्ट ही है इसका। ओनर ड्राइंग आपकी इक्विटी को डिक्रीज करती है, एक्सपेंसेस इक्विटी को डिक्रीज करती है, जबकि आपके एसेट्स जो है इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है, तो ओनर ड्राइंग जब भी होगी तो इक्विटी को डिक्रीज करेगी ना, एक्सपेंसेस जब भी होंगे तो इक्विटी को डिक्रीज करेंगे। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, दोनों का बिहेवियर रिवर्स है। ये इक्विटी डिक्रीज कर रही है, ये भी इक्विटी डिक्रीज कर रही है, जबकि ये एसेट इंक्रीज हो रही है। डी आपका दुरुस्त होगा। साथ के साथ चेक भी हो गया कि हमें डेबिट क्रेडिट आता है या नहीं, ये हमने समराइज कर दिया। इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस से भी शो कर दिया और डेबिट क्रेडिट से भी, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और इसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ भी अटैच कर दी। बेसिक इक्वेशन क्या है आपकी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। और आपकी एक्सपेंडेड इक्वेशन क्या है कि ओनर इक्विटी को कुछ और चीजें भी डिस्टर्ब करती हैं। वो कौन सी हैं? ओनर कैपिटल, अगर ओनर नए पैसे डाल रहा है, ओनर पैसे निकाल रहा है, या रेवेन्यूज आ रहे हैं, या एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके ओनर कैपिटल जब नया डाल तो प्लस होता है, इक्विटी को इंक्रीज करता है, ड्राइंग माइनस होती है, ये डिक्रीज करती है, और रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं इक्विटी को, और एक्सपेंसेस डिक्रीज करते हैं। आप अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हम आगे चीजों को लेके मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको रिलेशनशिप नजर आ रहा है सारे अकाउंट्स का। ठीक है, द इक्वेशन मस्ट बी इन बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे इंक्रीज डिक्रीज की, अब आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे, और आपके डेबिट और क्रेडिट हमेशा हर ट्रांजैक्शन के इक्वल होंगे। जो अमाउंट आप डेबिट करेंगे सेम अमाउंट आप क्रेडिट भी करेंगे किसी और अकाउंट के अंदर। ठीक है, और हमेशा डेबिट को पहले लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में लिखते हैं। ठीक है जी। I have a confusion in revenue. Can you tell me what it is in easy word? रेवेन्यू अभी पूछा तो था, आपकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अगेंस्ट जो आपको मिलते हैं पैसे, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं ना। जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। आपने कोई चीज़ ली, फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी ली या आपने कोई बाइक लिया। ठीक है, आपने बाइक लिया फॉर एग्जांपल 50,000 का लिया। ठीक है, अब आप उस बाइक को 50,000 की बजाय आप बेच रहे हैं, कुछ अरसा आपने इस्तेमाल किया और अब आप उसको बेच रहे हैं 45,000 का। तो आपका जो रेवेन्यू होगा वो 45,000 होगा। इसमें क्या है? कॉस्ट भी है और आपका लॉस भी इंक्लूडेड। आपकी कॉस्ट प्लस लॉस, आपने 50,000 का लिया था, आप 45,000 का बेच रहे हैं, तो आप इसको रेवेन्यू कहेंगे। सेल्स के अगेंस्ट जो आपको मिलता है वो रेवेन्यू। ठीक है, और अगर आप कॉस्ट प्लस मार्जिन करते हैं तो फिर आप प्रॉफिट पे बेच रहे होते हैं चीज को। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फोन लिया, आप गए दुबई और दुबई से आपने मोबाइल फोन लिया और यहाँ आके आपने उसे बेच दिया। दुबई में आपको मिला फॉर एग्जांपल 100,000 का, यहाँ आके आपने 120,000 का दिया, और जब आपने उसे बेचा तो उसकी कॉस्ट थी 100,000 और उसमें 20,000 आपका प्रॉफिट मार्जिन था। तो आपने जब बेचा तो आपको कितने पैसे मिले? 120,000 मिले। तो 120,000 आपका क्या होगा? वो आपका रेवेन्यू होगा। जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स के अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अब सेल्स आप प्रोडक्ट्स की भी कर सकते हैं, मैंने जो मिसाल दी ये प्रोडक्ट की मिसाल थी कि आप कोई चीज बेच रहे हैं। सर्विसेज की भी कर सकते हैं। सर्विसेज कौन सी हैं? जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आपने इसकी फीस दी हुई है यूनिवर्सिटी को, ठीक है, तो ये सर्विसेज मैं सेल कर रहा हूँ। इन द सेम वे आप किसी लायर के पास जाते हैं, कोर्ट में कोई केस आता है आपका, आप
वकील के पास जाते हैं तो वकील को आप फीस देते हैं, तो वकील कौन से एक्सपेंसेस कर रहा होता है? वकील अपने ऑफिस का रेंट दे रहा होता है, अपने बिजली का बिल दे रहा होता है, उसमें उसने और भी जो फर्नीचर रखा है और बाकी चीज़ें एम्प्लॉयज़ रखे हैं वहाँ सर्विस के लिए, उन सब की कॉस्ट वो निकालता है। तो जो वो फीस आपसे लेता है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। जो वो सेल कर रहा है सर्विस, उसके अगेंस्ट जो पैसे ले रहा है वो रेवेन्यू है उसका। आई थिंक समझ आ गई होगी। जी, आप किसी तरह से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारी स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स आपके पास हैं, आप इनको जितनी बार मर्जी आए देखें, इनको अंडरस्टैंड करें। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर हमने स्टार्ट में जो स्लाइड देखी थी, तो अकाउंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट है क्या, और अकाउंट में कौन, यानी अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है। अकाउंट का नाम, दो कॉलम, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम, लेफ्ट साइड वाला कॉलम डेबिट, राइट साइड वाला कॉलम क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज को शो करते हैं, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने ट्रांजेक्शन्स को किया था। अब हम इंक्रीज और डिक्रीज की जगह डेबिट और क्रेडिट, फिर हमने बैलेंसेस को देखा उसके, जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो जो साइड बढ़ रही होती है, बड़ी होती है, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उसको डेबिट बैलेंस कहेंगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। फिर हमने 5 अकाउंट्स को देखा, 5 मेजर अकाउंट्स हैं, और जो भी हम एंटिटी लेते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, वो या तो एसेट होती है, या लायबिलिटी होती है, या इक्विटी होती है, या रेवेन्यू होती है, या एक्सपेंस होती है। तो ये हमने सारी चीजें आपकी कंप्लीट कर ली और यहाँ हमने समराइज कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर ये एक ज़ीन मोहम्मद बच्चे का क्वेश्चन है, उसके बाद एमन फातिमा है। सर एक कन्फ्यूजन है, ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई इनका आंसर नहीं कर रहे। काइंडली इनका अगर बेटा आप हैंड रेज अच्छा, करें अगर इशू है कोई। हैंड रेज करें। फेस टू फेस क्लास में क्या पढ़ाया था, कैन यू रिपीट? भाई यहाँ रिपीट करने के लिए नहीं बैठे हुए, रिपीट चलता रहेगा। फिर मजा, आप उसका जो है ना, किसी ऐसे अपने क्लास फेलो से पूछ लें जिसने अटेंड की हो क्लास ना, ठीक है? या फिर ये है कि उसका सेशन भी रिकॉर्ड हुआ था, अगर वो सेशन में हो सकता है आपके आपके वाले सेशन में, एक सेशन में ना साउंड सही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो दूसरा सेशन जो हुआ था, क्योंकि दो क्लासेस हैं, तो आप कहेंगे तो मैं वो सेशन आपका टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है ना शेयर कर दूंगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। एक स्लाइड जो शो की आपने नॉर्मल बैलेंस की, उसमें क्रेडिट में एसेट और एक्सपेंस था, और लायबिलिटी क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस में थी, बट जो क्वेश्चन किया आपने उसमें लायबिलिटी लिख दिया डेबिट नॉर्मल बैलेंस। आपको क्वेश्चन एमन क्लियर नहीं हो रहा, आपको माइक दूं मैं? हैंड रेज करें, मैं माइक देता हूं, आप माइक पे बात करें। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया अकाउंट का। अकाउंट को हमने अच्छी तरह से देख लिया कि अकाउंट क्या होता है। अब हमने जर्नल को देखना है, तो उसके अंदर हमने एंट्री किस तरह से करनी है। जी, अगर रिकॉर्डिंग में कोई इशू है तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे दूसरे सेशन की, जो अकाउंटिंग की दूसरी क्लास चल रही है ना, उसमें भी रिकॉर्डिंग हुई थी, उसकी साउंड क्वालिटी बेहतर थी। जो आपकी जो फेस टू फेस क्लास हुई थी उसमें साउंड क्वालिटी सही नहीं आई थी, उसमें बच्चों की शिकायत आई थी कि भाई साउंड सही नहीं आ रही। जी, टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, आपके क्वेश्चन उसके बाद लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें इस अकाउंट के बारे में भी जब एक्चुअल ट्रांजैक्शंस आएंगी तो क्लियर हो जाएंगी। अब एक्चुअल ट्रांजैक्शन शुरू होने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा देर जो है ना, थोड़ी सी देर आप और सब्र कर लें, मैं आपको 15 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली आपको फिर मौका दूंगा, आपको माइक पे भी आने का मौका दूंगा, और फिर आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे पढ़ूंगा जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन। हमने अकाउंट को कंप्लीट कर लिया। अब हम, अच्छा, ये इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इस पे टाइम नहीं लगाता, ये इट्स वेरी इजी। इसमें ये है कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं सलून का, तो उसके अंदर कौन से आपके अकाउंट्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? इसी के ऊपर ये इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, इसको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, ये स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल है।
ठीक है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग प्रोसेस अब हम शुरू करने लगे हैं। अकाउंट को हमने पहले पढ़ लिया, उसकी एक रीजन थी, आपको समझ आ जाएगी अभी। रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर हमने कहा अकाउंटिंग के अंदर हमने 3 या 4 स्टेप्स करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और डिसेमिनेटिंग। ठीक है। डिसेमिनेटिंग यानी आपने समराइज किया इन्फॉर्मेशन को, उनकी स्टेटमेंट्स बनाई और आपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दे दी। स्टेक होल्डर्स आपके कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। अंदर जो होंगे वो मैनेजर्स होंगे जिन्होंने डिसीजंस करना है उसके बेस के ऊपर, और बाहर जो होंगे एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, वो आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या वो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी जिनको आपने टैक्स पे करना है, ड्यूटीज वगैरह पे करनी है। ठीक है। और हम बात जब कर रहे होते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशंस। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशन जिसमें फुल स्ट्रेंथ के अंदर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। ठीक है? तो अब हमने कहा कि ये 4 चीजों के अंदर हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग। अब हम रिकॉर्डिंग को ऊपर आ गए। अब रिकॉर्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? रिकॉर्डिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एनालाइज करते हैं, फिर हम एंटर करते हैं ट्रांजैक्शन को। कहाँ पे? जर्नल के अंदर। जर्नल क्या है? ये एक बुक का नाम है, इसके अंदर सबसे पहले आप एंट्री डालते हैं, जिसमें सबसे पहले आप एंट्री डालते हैं उसको आप उस बुक को जर्नल कहते हैं, जिसके ये स्पेलिंग है AOURNAL। और इसको हम जनरल जर्नल भी कहते हैं, जनरल नहीं बोलते, जनरल जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, ये जर्नल है जिसमें आप एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शन की, और फिर इस जर्नल से आप इसको उठाते हैं और इसको कहाँ पे लेके जाते हैं? इसको आप लेजर के अंदर लेके जाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि लेजर क्या होता है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ टाइप करेगा। जी बिल्कुल, टी अकाउंट को हम लेजर भी कहते हैं। ठीक है, टी अकाउंट को हम लेजर भी कहते हैं। इसको अकाउंट भी कहते हैं, इसको टी अकाउंट भी कहते हैं, इसको लेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं जनरल से लेजर में, जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं। तो रिकॉर्सेस के अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपने एनालाइज करना है, आपने किस में इंक्रीज और किस में डिक्रीज शो करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, फिर आपने वो ट्रांजैक्शन कर देनी है। मैनुअली करनी है तो आप उस बुक के अंदर कर देंगे, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो कंप्यूटर के अंदर वो आपके पास बुक बनी हुई होगी तो उस बुक के अंदर आप एंट्री कर देंगे, और फिर उस एंट्री को आपने ट्रांसफर करना है लेजर के अंदर, यानी अकाउंट्स के अंदर, टी अकाउंट्स के अंदर, जिसको हमने टी अकाउंट बोला, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा। अब आप जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए आप क्या देखते हैं? इस चीज को एनालिसिस करें। अगर आप यहाँ तस्वीर में देखें तो उसने एक इनवाइस उठाया हुआ है, इनवाइस को देख रहा है वो। जो बेसिक जो चीजें हैं जहां से आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं कि वेदर ये रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें सेल्स स्लिप है, यहाँ पे लिखे हुए हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जो एनालाइज करते हैं। सेल्स स्लिप है, सेल्स स्लिप को आप देखते हैं कितने की सेल्स हुई। ठीक है, चेक क्या है आपका? बैंक का चेक। ठीक है, आपका बिल है कोई भी, कैश रजिस्टर टेप है। कैश रजिस्टर टेप आपको पता होगा कि आप जब जाते हैं कॉर्नर पे जो शॉप होती है आपकी करियाने की, उसने एक कंप्यूटर स्क्रीन रखी होती है और एक वो ड्रॉअर होती है उसके अंदर। जैसे ही आप से वो पैसे लेता है, वो एंट्री करता है उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर, वो ड्रॉअर खुल जाती है, तो उसमें वो पैसे डालता है। तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहा होता है ना, वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है हार्ड डिस्क के अंदर या एक टेप के अंदर रिकॉर्ड होती है, तो उसको हम कैश रजिस्टर टेप कहते हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को वो देखता है कि मैंने असल में किस चीज को इंक्रीज और किस चीज को डिक्रीज करना है अपने उन 5 अकाउंट्स के अंदर। तो इसको आप कहते हैं एनालिसिस का प्रोसेस, एनालिसिस या एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस कर लिया उसने, फिर उसने ट्रांजैक्शन को एंटर करना है। अब हम उसने एनालिसिस तो कर लिया इन डॉक्यूमेंट्स का, क्या करना है? अब उसने उसको एंटर करना है जर्नल के अंदर। उसको पता चल गया कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज डिक्रीज के हम रूल्स को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जो 5 मेजर अकाउंट्स हैं उसके अंदर। तो हमारे जितनी भी कोई भी एंटिटी आती है तो वो उन्हीं 5 मेजर अकाउंट्स के अंदर ही होती है। तो लेट्स सी, अब हम आपने उसकी एंट्री करनी है। ठीक है,
एंट्री करनी है मतलब उसकी ट्रांजैक्शन करनी है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी? जी इनफॉर्मल टर्म, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं। अच्छा, जर्नल की जो फर्स्ट बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको हम कहते हैं। ये इसको जर्नल भी कहते हैं, इसको जर्नल भी कहते हैं। इसमें सारी जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। जो पहले आएगी ट्रांजैक्शन वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में होगी। एक डेट की ट्रांजैक्शन सारी इकट्ठे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, क्या ये जर्नल क्या कंट्रीब्यूट करता है? डिस्क्लोजेस द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। आपकी जो ट्रांजैक्शन का जो असर पड़ रहा है आपके एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे, इक्विटी पे, रेवेन्यू पे या एक्सपेंसेस पे, ये आपको बता रहा होता है, डिस्क्लोज कर रहा होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रहा होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप ऐसे तरतीब से जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो डेट वाइज आ रही होती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब उसकी टाइम के हिसाब से एक तरतीब होती है। जो पहले टाइम की ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कल की जो ट्रांजैक्शन होगी वो कल की डेट में नजर आएगी, जो आज की होगी वो आज की डेट में नजर आएगी। तो आज की डेट बाद में आ रही होगी, कल की डेट पहले आ रही होगी, पुरानी डेट पहले आ रही होगी, नई डेट बाद में आ रही होगी। और helps to prevent or locate errors because the debit and credit amounts can be easily compared। तो आपकी डेबिट क्रेडिट भी इसमें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं पहले इंक्रीज डिक्रीज में शो कर रहे थे, अब आप डेबिट एंड क्रेडिट में कर रहे हैं, हमने कहा ड्यूअल इफेक्ट है, डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपको एरर लोकेट करने में आसानी होती है कि आपने गलती से कहीं पे डेबिट ज़्यादा लिख दिया, क्रेडिट कम लिख दिया, तो यू कैन सी इन द जर्नल कि कहाँ गलती की है आपने, ठीक है। डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं और पूरी कंप्लीट इफेक्ट भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। तो जर्नल आपकी क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ले जी, शक्ल आ गई आपकी जर्नल की। जर्नल की क्या शेप होती है? ये शेप होती है जर्नल की। इलस्ट्रेशन इसके आगे, इसको हम जर्नल जर्नल जर्नल, ठीक है। इसमें आपके पास नॉर्मली ये वाले कॉलम्स होते हैं 5। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम अकाउंट टाइटल, जिसमें आपने अकाउंट का नाम लिखना है, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नेम लिखना है यहाँ पे आपने। फिर रेफरेंस है आपका, रेफरेंस में क्या लिखना है मैं बताऊँ आपको, और फिर आपने डेबिट और क्रेडिट लिखना है। अब अगर आप एक एंट्री करेंगे तो एटलीस्ट 2 लाइन्स लगेंगी, एक एंट्री के लिए 2 रोज लगेगी। ये तो कॉलम्स हो गए ना और इसकी रोज हो गई, तो एटलीस्ट 2 रोज लगेंगी एक के लिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्या मैंने पहले जिक्र किया है इसका या नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ 2 चीजें इफेक्ट हो रही होती हैं, सिर्फ 2 चीजें, ये 2 अकाउंट्स हो रहे होते हैं, एक डेबिट हो रहा होता है और एक क्रेडिट हो रहा होता है, तो उसको हम, उस एंट्री को सिंपल एंट्री कहते हैं, उस एंट्री को हम सिंपल एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने $50,000 डाले और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आपका 50,000 से कैश इंक्रीज हो गया और आपकी इक्विटी 50,000 से इंक्रीज हो गई। 2 ही अकाउंट आ रहे हैं ना, इसको हम सिंपल एंट्री कहते हैं। इस तरह से आप इक्विपमेंट परचेज किया कैश के ऊपर, ठीक है। आप गए, आपने जाके प्रिंटर ले लिया, से फॉर एग्जांपल $10,000 का प्रिंटर ले लिया आपने। $10,000 आपका कैश रिड्यूस हो गया, प्रिंटर आपका $10,000 से आ गया, इसको हम सिंपल एंट्री कहेंगे, ठीक है। जिसमें सिर्फ 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, और वो एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, कम से कम तो 2 होंगी ना, क्योंकि ड्यूअल इम्पैक्ट आता है, ड्यूअल इफेक्ट आता है, कम से कम 2 होंगे। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं, ठीक है। अभी ये आपके पास कंपाउंड एंट्रीज भी आएंगी। अच्छा, एंट्री आपकी सिंपल हो या कंपाउंड हो, तो आपकी एक एंट्री के अंदर जितने भी डेबिट्स होंगे, जितने क्रेडिट्स होंगे, उनका टोटल इक्वल होता है, जो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अभी हमने इसको देखा भी सही कि हम डेबिट एंड क्रेडिट की एरर्स को लोकेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, पिछली स्क्रीन के ऊपर हमने अभी बात की थी, ये वाली, prevent or locate errors because the debit and credit amounts can be easily compare। आप कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वल हैं या नहीं। तो आपकी कंपाउंड एंट्री होती है वो 2 से ज्यादा रोज पे आती है, 4 पे भी आ सकती है, 3 पे भी आ सकती है, 5 पे भी आ सकती है, लेकिन एक एंट्री की टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट सेम, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन आ रही हैं, और जो हम
जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जर्नलाइजिंग। आवाज तो आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। अरीशा, आप चेक करें, आपके सिस्टम में कोई इशू होगा ना। अच्छा, तो ये अब ट्रांजैक्शन देखिए, मैंने कहा कि जब हम जर्नल के अंदर जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, कि हम जर्नलाइज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर रहे हैं इसके जर्नल के नाम के हिसाब से। अब आपके पास पहली एंट्री आ गई, ऑन सितंबर 1 रे नील इन्वेस्टेड 15,000 कैश। अब ये वही आपकी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने पिछले लेक्चर में, फेस टू फेस लेक्चर में भी मैंने आपको कराई, अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। अब हम उनको कर रहे हैं जर्नल के अंदर, उन्हीं एंट्रीज को। एक आदमी है, उसने इन्वेस्ट किया 15,000 और उसने एक नया बिजनेस बना लिया जिसका नाम उसने सॉफ्टवेयर रखा, ठीक है। और फिर उसने परचेज कर लिया कंप्यूटर इक्विपमेंट 7,000 कैश का। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कितनी एंट्रीज आ रही हैं? एक है या दो हैं? एक ट्रांजैक्शन हो रही है या दो हो रही हैं? दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। पहली ट्रांजैक्शन हुई है, उसने इन्वेस्ट किया 15,000 कैश। 15,000 कैश उसने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ? कैश इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज हुआ तो क्या, कैश को क्या लिखेंगे? कैश को हम डेबिट लिखेंगे। और डेबिट वाली अकाउंट को आपने हमेशा पहले लिखना है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो। कैश 15,000 डेबिट। तो इसके साथ क्या हुआ, इसका डुअल इम्पैक्ट देखने के लिए क्या करेंगे? $15,000 कैश इंक्रीज हुआ तो कहाँ गया ये कैश? बिजनेस के अंदर गया ना। तो ओनर इक्विटी के अंदर आपके $15,000 जा रहे हैं, ओनर कैपिटल या ओनर इक्विटी। 15,000 आपके ओनर इक्विटी के अंदर आपके चले गए, राइट जी। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें उसने लिखा है इन्वेस्टेड 15,000 कैश इन द बिजनेस, ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी सेम डेट के ऊपर हो रही है, तो आप डेट एक बार डालेंगे। एक डेट के अंदर आपकी अगर 10 एंट्रीज है ना, तो आप डेट एक दफा डालेंगे, बार बार नहीं डालेंगे डेट। सितंबर 1 की अगर एक से ज्यादा एंट्रीज हैं तो डेट को आपने एक दफा लिखना, सितंबर 1, ठीक है। तो दूसरी एंट्री भी सितंबर 1 को ही हो रही है। उसने कहा कि परचेज कर लिया उसने कंप्यूटर इक्विपमेंट और $7,000। तो अब आपका क्या होगा? आपका इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है ना। और क्या क्या डिक्रीज हो रहा है इसमें? कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट आपका 7,000 से इंक्रीज हो रहा है। आपने जो डेबिट करना है उसको पहले लिखना है, और आपका कैश जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पे होगी। तो आप देखें कि जर्नल के अंदर एंट्री करना कुछ मुश्किल नहीं है। जो चीज़ हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वही है। हमने उसको इंक्रीज डिक्रीज की बजाय हमने डेबिट और क्रेडिट कर लिया। उसके हमने रूल्स देख लिए कि हर अकाउंट के अंदर हमने किस तरह से करना है। और हम ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी एंटिटी को लेके आ रहे हैं, वो एंटिटी रिलेट जाके किससे कर रही है? 5 बेसिक अकाउंट्स के साथ जाके वो रिलेट कर रही है। अच्छा जी, आगे देखें, ये और एंट्री है, एक सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री, दोनों एंट्रीज आएंगी। 5 जुलाई को बटलर कंपनी ने पेश किया एक डिलीवरी ट्रक कॉस्टिंग 14,000, इट पेज 8,000 कैश नाउ एंड रेडी टू पे द रिमेनिंग 6,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब पेबल्स जनरेट कर रहा है, 6,000 वो बाद में पे करेगा। इसका मतलब है आपने ट्रक जो लिया है, डिलीवरी ट्रक, वो है 14,000 का, ये डेबिट होगा, एसेट आपका बन रहा है, इसको इक्विपमेंट कह सकते हैं। 14,000 आपका डेबिट हो गया और आपने कैश पे किया 8,000, तो कैश आपका डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया। अब देखें, डेबिट 14,000 है, क्रेडिट आपका 8,000 है, इक्वल तो नहीं हुआ ना? इक्वल नहीं हुआ ना। और डेबिट और क्रेडिट किसी भी ट्रांजेक्शन के इक्वल होते हैं। जब आप सम अप करते हैं सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स को, तो वो सम अप टोटल सेम होता है उनका। तो आपने कहा कि आपने 6,000 आपने कहा कि बाद में देंगे, 6,000 बाद में जो देंगे वो तो अकाउंट्स पेएबल है। अब अकाउंट्स पेएबल क्या हुआ? जनरेट हो रहा है। अकाउंट्स पेएबल आपके इंक्रीज हो गए 6,000 के साथ, तो आपका अकाउंट पेएबल 6,000। अब आप अगर चेक करें तो ये 14,000 है, इसको टोटल करें, ये भी 14,000। ये एक ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये इस एंट्री को हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें आप देखें 3 रोज हमने यूज किए और 3 अकाउंट्स को यूज किया।
जबकि ट्रांजैक्शन एक ही है। तो एक ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट यूज होंगे, क्योंकि हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 2 अकाउंट्स यूज होते हैं। वो ऑन करते हैं और देखते हैं ट्रांजैक्शन, अच्छा और नहीं है। तो इस तरह से आप इसके अंदर एंट्रीज करते हैं। जो एंट्री आप करते हैं उस एंट्री को आप क्या कहते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको आप कहते हैं ये जर्नलाइजिंग कर रहे हैं। अच्छा, जनरल लेजर किसे कहते हैं? हमने कहा लेजर हम अकाउंट को कहते हैं। जनरल लेजर किसे कहते हैं? हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, जिनके अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सबका जो सम करते हैं, सम क्या है, उनका सेट कह लें आप। कि आपके पास कैश अकाउंट है, आपके पास इक्विपमेंट का अकाउंट है, आपके पास अकाउंट्स पेएबल है, आपके पास नोट्स पेएबल है, आपके पास ओनर इक्विटी है, आपके पास ड्राइंग का अकाउंट है, आपके पास रेवेन्यू का अकाउंट है, आपके पास एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं। इन सब का सेट बना लें आप एक। इन सारे अकाउंट्स का जो मजमुआ है उसको हम जनरल लेजर कहते हैं, जीएल कहते हैं इसको। इन कॉमन लैंग्वेज हम इसको जीएल कहते हैं। जनरल से जी और लेजर से एल ले लें, इसको हम कहते हैं जनरल। और इसी को हम दी लेजर भी कहते हैं। एक होता है लेजर अकाउंट और एक होता है द लेजर। द लेजर जो है आपका जनरल लेजर ही को आप द लेजर भी बोलते हैं। यानी लेजर में आपने एंट्री कर दी, आपने कि जो जितने भी अकाउंट्स बनते थे उसमें जो रिलेटेड अकाउंट था उसके अंदर, लेजर अकाउंट था उसके अंदर आपने एंट्री कर दी। अब आप यहाँ पे देखें, अगर एसेट अकाउंट ये है ना, फॉर एग्जाम्पल कैश ये है, हमें कैश एक क्या है, कैश लेजर अकाउंट भी है और ओवरऑल जनरल का भी अकाउंट है। और ये सारा क्या है, ये सारा लेजर है। जनरल लेजर और दी लेजर ये सेम थिंग है, इससे सेम थिंग। जब हम कहेंगे लेजर अकाउंट तो वो फिर टी अकाउंट होगा आपका। इसका हो सकता है, 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 इसका भी हो सकता है। ठीक है, collection of all the accounts that company utilizes to record and post their transaction, उसको हम क्या कहेंगे, जीएल कहेंगे, जनरल लेजर या दी लेजर कहेंगे। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप जब आपने क्या किया जी, आपने जनरलाइजिंग तो कर दी, आपने यहाँ पे एंट्रीज कर दी सारी। यहाँ पे एंट्रीज हो गई, अब आपने कहाँ जाना है, इन एंट्रीज को आपने क्या करना है। अगर आप देखें हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ आपको ताकि आपको, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन को, हम एंटर करेंगे ट्रांजैक्शन को, और फिर हमने कहा था ट्रांसफर करेंगे टू लेजर अकाउंट। फिर अकाउंट कह रहा है वो, ठीक है। ओवरऑल सारे को लेजर कहेंगे, द लेजर, और लेजर अकाउंट मतलब टी अकाउंट के अंदर। तो आप इसको अब इंफॉर्मेशन जो आपने लेजर जनरल के ऊपर डाली हुई है, जनरलाइज की है जो एंट्रीज, उनको आप लेके जाना है किसके ऊपर, लेजर के ऊपर। सो लेट्स सी हम इसको लेजर पे कैसे लेके जाते हैं। ये टी अकाउंट की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी आपके लेजर अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके आप कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हैं। उसी टी अकाउंट के अंदर जब आप सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को ले रहे होते हैं वो टी अकाउंट बन जाता है। उसी के अगर ज़्यादा कॉलम्स ले लें, उसके अंदर आपने डेट का कॉलम भी ले लिया, एक्सप्लेनेशन भी ले ली, रेफरेंस भी ले लिया, डेबिट क्रेडिट, और आपने रनिंग बैलेंस भी ले लिया साथ, ठीक है। और ऊपर उसके टाइटल के साथ अकाउंट का नंबर भी लिख लिया आप, ये उसका नंबर है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट कहते हैं। एंट्री बिल्कुल वैसे सेम ही हो रही है, आपकी कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, अगर वो एसेट अकाउंट है तो, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप लाइबिलिटी अकाउंट है तो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, और साथ के साथ आप उसका बैलेंस लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट के अंदर सिर्फ कॉलम्स ही इंक्रीज किए हैं। मेजर एंट्री आपकी कहाँ कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है डेट के अंदर और डेबिट और क्रेडिट के अंदर। उसके अंदर अकाउंट के अंदर जब आप डेबिट लिखते हैं तो साथ ही लिख देते हैं यहाँ अकाउंट के अंदर। इसमें आपने डेट का अलग कॉलम बना दिया, एक्सप्लेनेशन का अलग कॉलम बना दिया। एक्सप्लेनेशन में आप बता रहे होते हैं कि यार ये जो कैश 25,000 डेबिट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, यानी कौन सी ट्रांजेक्शन से हो रहा है। और आगे इसके बैलेंस को शिफ्ट करते चले जाते हैं। ये देखिए 25,000 है, ये 8,000 क्रेडिट हुआ तो ये 8,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे में प्लस माइनस होते हैं, तो ये इसमें से माइनस हुआ 17 था, ये रनिंग बैलेंस चल रहा है आपका।
ये रनिंग बैलेंस चल रहा है, ठीक है। इसको रनिंग बैलेंस, इसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट, जिसमें आपको अकाउंट की एक ही चीज के ऊपर सारा कुछ नजर आ रहा होता है। टी अकाउंट में तो आप बैलेंस निकालते हैं ना कि इसका टोटल क्या है, इसका टोटल क्या है, कौन सा टोटल बड़ा है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे वही टोटल यहाँ पे नजर आ रहा है। 9450 क्या है इसका, ये देखें, ये कैश है। कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। तो इसका ये बैलेंस आ रहा है 9450। ये कौन सा बैलेंस होगा? ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। और अगर ये क्रेडिट बैलेंस होगा यानी अनयूजुअल बैलेंस होगा तो फिर आप इसको माइनस लिखेंगे या फिर इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ले जी, अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर कैसे करते हैं हम इंफॉर्मेशन को जर्नल से अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये जर्नल है आपका, ठीक है, जर्नल है। इसकी एंट्रीज आपने अभी देखी थी। 1 सितंबर को कैश डाला ओनर ने और बिजनेस स्टार्ट किया। ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन जो है, इसको आप नरेशन भी बोलते हैं। इसमें आप ब्रीफ सा आप लिखते हैं कि किया क्या है आपने। ये कैश और ओनर कैपिटल के अंदर चेंज जो आ रही है किस वजह से आ रही है। तो ये आपने लिखा कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस। ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश बिजनेस के अंदर, तो उसकी वजह से आपने कैश डेबिट किया और ओनर कैपिटल को आपने क्रेडिट किया, ठीक है। आपने ये वाली डेट उठाई, अब आप ये पोस्ट कर रहे हैं, इसको मूव करके आप यहाँ पे लेके आए। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट है, अभी हमने जो देखा। तो डेट यहाँ की यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये जो चीज है नरेशन, इसको आप एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ लिखी हुई नहीं है अगरचे। और ये जो है, ये क्या है 101, ये कैश के साथ आपका एक रेफरेंस वहां पे जनरल के अंदर नजर आ रहा था। 101 ये असल में आपका अकाउंट नंबर है, कैश का अकाउंट नंबर है। ये आपका अकाउंट नंबर यहाँ से यहाँ मूव कर गया। और जो ये था जनरल का, ये पेज नंबर होता है, यानी ये जनरल का पेज नंबर है J1। तो ये J1 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? ये J1 यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये J1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या हो रहा है? ये 15,000 आपका कैश जो है, कैश था, डेबिट हो रहा था, तो इसी को आपने यहाँ से उठाया 15,000 को और यहाँ पे लिख दिया। ये 15,000 जो यहाँ पे डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे भी ये 15,000 डेबिट हो गया और ये उसका रनिंग बैलेंस आ गया। इस एक एंट्री के अंदर या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये आपका टी अकाउंट है बेसिकली। इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख के आपने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया इन्फॉर्मेशन को आपने जर्नल से जनरल लेजर के ऊपर। इसको आप जनरल लेजर कहते हैं। अब यह एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, स्टार्ट में स्टूडेंट पूछ रहा था जनरल लेजर में और जनरल में क्या फर्क है। तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। जनरल लेजर का मतलब आपकी कलेक्शन है सारे अकाउंट्स की, और जनरल वो आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें आप सबसे पहले एंट्री करते हैं। और इस तरह से आपने ये एंट्री कर दी। अब क्योंकि यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश और एक ओनर कैपिटल का, तो ओनर कैपिटल का अकाउंट भी बिल्कुल उसी तरह से इसकी डेट यहाँ पे चली गई, ठीक है। और ये ओनर कैपिटल का क्रेडिट ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया। ये पेज नंबर यहाँ पे चला गया और ये अकाउंट नंबर इसका यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। इसकी की यहाँ पे दी हुई है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 2 3 4, कहाँ से कौन सी वैल्यू कहाँ पे जा रही है। तो इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ये आपके रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं। अब हम इसकी कुछ ट्रांजैक्शंस आगे आ रही हैं, उनको देख लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं ना, आपको कितनी समझ आई है? पोस्टिंग क्या बताती है आपको? नॉर्मली अकर्स बिफोर जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग हम कह रहे थे जब हम जनरल के अंदर हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। पोस्टिंग क्या चीज़ है? हमने कहा कि हम पोस्टिंग कहते हैं ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम जर्नल टू जनरल लेजर, लेजर ट्रांजैक्शन डेटा टू द जनरल। लेजर तो बाद में आता है, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री है वो तो आपकी जनरल की है। तो ऑप्शनल स्टेप, ट्रांसफर जनरल एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट।
बिल्कुल सही है, डी पार्टी है। गुड, इसका मतलब समझ आ रही है, समझ आ रही है, दैट्स गुड, नाइस। अच्छा जी, पोस्टिंग के भी समझ आ गया, इसका मतलब है कि आपको यू आर गुड एनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, अब एक नई चीज आ गई, हमने देखा पीछे, अभी मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको। अभी हमने देखा कि हमने जो लिखा था ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट लिखा था, तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा था अकाउंट का। ये नंबर कहाँ से आया? ये हम नंबर खुद जनरेट करते हैं, लेकिन कैसे जनरेट करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो हमें पता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितने अकाउंट्स हैं इन्वॉल्व, कितनी एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व होंगी ट्रांजेक्शन के अंदर। कोई नई एंटिटी आती है तो हम उसका नया अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। यानी आपका जो जर्नल लेजर है या जो आपका दी लेजर है, उसको आप साथ के साथ अपडेट करते रहते हैं। लेकिन जो भी आप अकाउंट बनाएंगे नया, वो बेसिकली रिलेट तो आपकी 5 चीजों से ही करेगा ना, जो 5 बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं आपके। इधर वो एसेट्स में जाएगा या लायबिलिटीज में जाएगा या ओनर इक्विटी के अंदर जाएगा या वो रेवेन्यूज में जाएगा या वो एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। इसके अलावा तो कहीं नहीं जाएगा ना वो। तो आपके जो 5 बेसिक हैं अकाउंट्स, उनकी आप कोडिंग कैसे करते हैं ये अब हम देखने लगे हैं। एसेट्स की जो आप कोडिंग करते हैं उसमें आप कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, नॉर्मली हम 1 रखते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट जो है वो 01 है, पहला अकाउंट है। इस तरह से ये 12 अकाउंट है, ये 26 है, इसकी कोडिंग आपने खुद करनी है। लेकिन इसमें जो कोड का जो सबसे पहला जो आपका नंबर है वो शो करता है आपका कि ये आपका एसेट है। 1 के साथ जो अकाउंट स्टार्ट है वो एसेट्स के अकाउंट है। बाकी आप नंबर खुद से इनके एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपने खुद से कोडिंग की है, ठीक है। तो आपके सारे एसेट्स 1 के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, लायबिलिटीज आपकी सारी 2 के साथ स्टार्ट हो रही हैं, बाकियों के नंबर जो है आपने खुद से असाइन कर दिए हैं, कुछ भी नंबर्स आपने खुद से असाइन कर दिए। ओनर इक्विटी आपकी 3 के साथ स्टार्ट हो रही है, रेवेन्यू आपका 4 के साथ स्टार्ट हो रहा है। एक्सपेंसेस की क्योंकि टाइप्स बहुत सारी होती हैं, जब हम डिटेल के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन आप देखें कि ये इंटरमिंगल नहीं हो रहे, 1 किसी और में नहीं आ रहा स्टार्ट के अंदर। 1 के साथ जो स्टार्ट होगा आपको इमीडिएटली उसका कोड देख के, अकाउंट का नंबर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एसेट अकाउंट है। 2 को देख के आपको पता चल जाएगा ये लायबिलिटी अकाउंट है। 3 को देख के आपको पता चल जाएगा ये ओनर इक्विटी अकाउंट है। 4 को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू की टाइप्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। सर्विस रेवेन्यू, प्रोडक्ट रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेवेन्यूज के अंदर भी टाइप्स आ सकती हैं काफी सारी, डिपेंड करता है आपके बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर। तो एक्सपेंसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक्सपेंसेस की जो टाइप्स होती हैं उसकी हर टाइप को आप डिफरेंट एक नंबर देते हैं, लेकिन देखें आप ये नंबर आपका जो फर्स्ट वाला है वो नहीं मैच करता। 4 के बाद यहाँ से 5 भी ले सकते हैं, ये 6, 7, 9, ये सारे बेसिकली ये 9 के साथ जो शुरू हो रहा है ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ठीक है। यूटिलिटीज, रेंट, सैलरीज, वेजेस, ये आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या कहेंगे, खैर छोड़ें इस बात को फिलहाल। जब हम इन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। जो अंडरस्टैंड करने की बात है कि इसकी कोडिंग आप खुद करते हैं, आपके कंपनी के अंदर आप इसकी कोडिंग खुद करते हैं, अकाउंट्स के नंबर खुद देते हैं। एक दफा आपने नंबर दे दिए फिर उनको चेंज नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसमें इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जो पहला नंबर होता है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि वो अकाउंट इस अकाउंट से आपका रिलेट करता है, मेजर टाइप्स ऑफ अकाउंट में किस मेजर टाइप ऑफ अकाउंट के साथ वो रिलेट करता है। कैश है, एसेट्स के साथ रिलेट करता है तो 1 के साथ स्टार्ट, ठीक है। इसी तरह से 2 के साथ स्टार्ट हो रहा है, जैसे अकाउंट्स पेबल है तो लायबिलिटीज के साथ, ठीक है। और इस तरह से 3 से है तो ये सारी चीजें इस तरह। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपकी कोडिंग है खुद से जो आपने करनी होती है। अकाउंट्स एंड अकाउंट नंबर्स अरेंज्ड इन सीक्वेंस इन व्हिच दे आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना ले। जब ये नया अकाउंट बनाते हैं तो आप देखते हैं ये अकाउंट किससे रिलेट करता है। एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। तो उसका जो पहला नंबर होगा वो आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ होगा कि कौन सा है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है
एसेट के लिए 1, लायबिलिटीज के लिए 2, ओनर इक्विटी के लिए 3 और रेवेन्यूज के लिए 4। जबकि एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस की टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन आप देखें एक्सपेंसेस के अंदर 4 नहीं शो होगा, इक्विटी के अंदर 4 नहीं शो होगा, एसेट के अंदर 4 नहीं शो होगा। तो 4 का मतलब क्या है, ये रेवेन्यू का अकाउंट। ठीक है, इतना काफी है फिलहाल, इसमें फर्दर अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। अभी ये ट्रांजैक्शंस ही हैं मुख्तलिफ, मैं इसमें एक ट्रांजैक्शन आपको समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन लेता हूँ। बल्कि क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ आपको और बताऊंगा, फिर आपके क्वेश्चन लूँगा। तो एक ट्रांजैक्शन आपको समझा देता हूँ और इस ट्रांजैक्शन को हम देखें, जो एनालिसिस इसका कर रहे हैं वो एनालिसिस हम अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से भी कर रहे हैं और फिर हम इसकी डेबिट क्रेडिट के हिसाब से भी एनालिसिस कर रहे हैं और फिर हम इसको जर्नल के अंदर भी लिख रहे हैं और फिर इसकी पोस्टिंग भी कर रहे हैं। ये पूरा रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्ट जाएंगे अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर और अकाउंट बैलेंस के ऊपर बाकी इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो खुद से आप देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन होगा तो यू मे आस्क दोज क्वेश्चंस ऑन द टेलीग्राम। तो लेट्स सी इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है। 1 अक्टूबर को ऑन October 1 CR Bird invest 10,000 cash in an advertising company called Pioneer Advertising Agency। तो क्या हो रहा है, नया बिजनेस हो रहा है ना। CR Bird ने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 कैश और एडवर्टाइजिंग कंपनी बनाई है जिसका नाम उसने पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी रखा है। ठीक है, तो बेसिक एनालिसिस क्या हो रहा है कि आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, द एसेट कैश इंक्रीज 10,000, ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिकली ओनर्स कैपिटल इंक्रीजेस बाय 10,000। तो ये आपका बेसिक एनालिसिस हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से आप देखेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि कैश एसेट्स के अंदर आता है। कैश आपका 10,000 से इंक्रीज हो गया और ओनर इक्विटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, ओनर कैपिटल के अंदर चेंज आ रहा है, तो 10,000 का इसके अंदर भी चेंज आ गया। अब आप कहते हैं कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट लिखते हैं, तो आपने क्या कर देना है, डेबिट कैश 10,000, डेबिट जब इंक्रीज होता है एसेट तो उसको डेबिट लिखते हैं। ठीक है, तो कैश जो है वो डेबिट कर देंगे 10,000 से, और अगर आपकी ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो आप ओनर इक्विटी को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से ओनर्स कैपिटल के साथ। तो अब आप इसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं। इसमें आपको डेट का पता है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर लिख लिया, कैश है, कैश लिख लिया, ओनर कैपिटल लिख लिया। ठीक है, इनके अकाउंट नंबर ऑलरेडी आपको मालूम थे, आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 101 कैश का था, ओनर कैपिटल का 301 था, तो आपने 10,000, अब आपने यहाँ पे देखें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो आप देखें ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो डेबिट है और सेकंड कॉलम क्रेडिट है, और ये अंडरस्टूड है, ये रेफरेंस का कॉलम है। रेफरेंस के कॉलम में आप ये क्या लिख रहे हैं, ये जनरल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, एंट्री है ना, ये जनरलाइजिंग कर रहे हैं। ये आपने नरेशन दे दी उसकी, ठीक है, ये आपने अकाउंट्स के नाम लिख दिए और आपने यहाँ ट्रांजैक्शन, ये डेबिट हो गया फर्स्ट कैश और आपका ओनर कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब आपने इसको पोस्ट भी कर दिया, यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश का अकाउंट और एक ओनर कैपिटल का। कैश का अकाउंट यहाँ पे लिखा, देखें इसका नंबर 101 था जो यहाँ से यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, और ये टी अकाउंट में लिखा है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा। टी अकाउंट में देखें ये टी बन रहा है ना, ये टी बन रहा है, इंग्लिश लेटर टी बन रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ डेट लिखी, कैश आपका डेबिट होता है तो डेबिट साइड पे लिख दिया, डेबिट आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला कॉलम जो है डेबिट है, तो इसमें आपने 10,000 लिख दिया, इसको पोस्ट भी कर दिया, और ओनर कैपिटल का अकाउंट नंबर 301 था, इसको आपने क्रेडिट कर दिया, और इस यहाँ पे डेट लिख दी और साथ ही आपने इसको क्रेडिट वाली साइड पे यानी राइट साइड पे लिख दिया आपके ओनर कैपिटल, ये अकाउंट का नाम आ गया, तो ये पोस्टिंग भी होगी। अब आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ स्टेप्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे 3 स्टेप्स उसने स्टार्ट में बताए थे। डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, डिटरमाइन व्हाट आइटम्स इंक्रीज और डिक्रीज एंड बाय हाउ मच, कौन से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं और कितने इंक्रीज या कितने डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है,
फिर आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया डेबिट और क्रेडिट के अंदर और उसको जनरलाइज कर दिया और उसको पोस्ट कर दिया। ये आपकी एक ट्रांजैक्शन है। इस तरह से आपने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट में करना है जब तक कि आपको इसका पूरा मुहावरा ना हो जाए, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। राइट जी, तो आपने इस तरह से ट्रांजैक्शंस करनी है। यहाँ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपको दी इस तरह से, आपने इन ट्रांजैक्शंस को देखें। ये एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, इसको देख सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन दी हुई है, इसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन दी हुई है, इसको देख सकते हैं। ये आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आपने खुद से देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दी हुई है जो बेसिक एनालिसिस में ही आपकी पता चल गया कि इसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये कौन सी ट्रांजैक्शन? अक्टूबर 9 पायनियर हायर्स 4 एम्प्लॉयज टू बिगिन वर्क ऑन अक्टूबर 15। 9 अक्टूबर को पायनियर ने हायर किया 4 एम्प्लॉयज को। उन्होंने काम कब स्टार्ट करना है? 15 को स्टार्ट करना है काम। और कितने एम्प्लॉयज हैं? 4 एम्प्लॉयज हैं। हर एम्प्लॉय ने क्या रिसीव करना है? वीकली सैलरी उनकी $500 है और 5 डे वर्क वीक, यानी एक वीक के अंदर 5 दिन उन्होंने काम करना है, 2 दिन छुट्टी होगी उनकी और हर वीक की सैलरी 500 होगी। लेकिन पेएबल कब होगी? वो एवरी 2 वीक्स, यानी हर 2 वीक के बाद उनको सैलरी मिलेगी। यानी हर एम्प्लॉय को 2 वीक के बाद कितनी सैलरी मिलेगी? कितनी सैलरी मिलेगी जी 2 वीक के बाद? 1000। ठीक है। और फर्स्ट पेमेंट कब होगी? अगर आपने 9 को हायर किया है तो 2 वीक्स कब कंप्लीट हो रहे हैं? 2 वीक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं 26 को। तो आप बताएं ये ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है, चाहे आप कैश पे करें या ना करें, वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी 26 को जाके होगी। ठीक है। तो यहाँ उसने बेसिक एनालिसिस में बनाया कि ये क्वालिफाई नहीं करती ये ट्रांजैक्शन। इवेंट तो है ये, बट ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। ये इकोनॉमिक इवेंट जाके बनेगा आपका 26 अक्टूबर को जाके बनेगा। तो आगे इसकी ट्रांजैक्शन भी आएगी, आपने इनको खुद से करना है। ठीक है। ये सॉल्व्ड है एग्जांपल सारी आपके सामने, इन सारी ट्रांजैक्शंस को आपने करते जाना है। ठीक। अच्छा जी, यहाँ भी कुछ डुएट में दिया हुआ है, इसको भी आप खुद से ही कर लीजिएगा। ठीक है, इसको खुद से कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। इसको सिर्फ आपने क्या कर रहे हैं, ये जनरल की एंट्रीज दी हुई हैं। ये जनरल देखिए, पहले डेट है, फिर ये 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ये डेबिट है, जो पहले लिखते हैं डेबिट और जो बाद में लिखते हैं वो क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। इस तरह से वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी कैश से पे कर। तो आपने इनको क्या किया हुआ है, इनको कैश का जो लेजर है उसके अंदर जो टी अकाउंट है उसमें डाल रहे हैं। ये डेट आ रही है उसकी और ये उसकी अमाउंट है डेबिट क्रेडिट, और एट द एंड आप क्या कर रहे हैं, उसका बैलेंस निकाल रहे हैं। एट द एंड आप उसका बैलेंस निकाल रहे हैं। राइट, ये बैलेंस आ गया, इसका डेबिट बैलेंस बन रहा है 2388। ठीक है। आपने इसको खुद से देख लेना है, इसको इट्स इजी नॉट डिफिकल्ट। अच्छा जी, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो ये आपके जनरल में जितनी एंट्रीज हुई, ये 1 अक्टूबर को ये एंट्री हुई, ये भी 1 को हुई, ये 2 को हुई, ये 3 को हुई, ये 4 को, 5 को, 6, ये 20 को, 26 को, 30, ये पूरे मंथ की आपकी एंट्रीज आ गई। ये पेज नंबर है J1, पहले पेज नहीं लिखा हुआ था कि आपके हेल्प के लिए लिखा हुआ है, वरना यहाँ खाली J1 होगा या J जो भी नंबर होगा पेज का। ठीक है। तो ये आपका सारा जनरल के अंदर सारी एंट्रीज जो अभी पीछे आपकी एनालिसिस के साथ आ रही हैं, उन सारी एंट्रीज को उसने यहाँ पे पोस्ट कर दी। ठीक है। सारी एंट्री पोस्ट नहीं करिए, सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया, जनरलाइज कर दिया। सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई। इनको इन स्लाइड्स को देख के अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है। ये सारी समरी होगी। अब इन सब को आपने क्या करना है, अब कैश की जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में ट्रांसफर होंगी, कैश के लेजर के अंदर। ओनर कैपिटल की जो होंगी वो हर अकाउंट की उसके रेलेवेंट अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर जा रही है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट भी दिया है उसने यहाँ पे। ये बैलेंसेस आ रहे हैं रेड के अंदर। ठीक है। कैश का जो बैलेंस बन रहा है 31 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका ये बैलेंस बन रहा है। 31 अक्टूबर को 15,200। पेबल का बैलेंस बन रहा है 2,500। ये सारे रेड में जो आपको शो कर रहे हैं ये सारे बैलेंसेस हैं। ये सारे असल में आपका ये सारा क्या है, ये डी लेजर या जनरल लेजर है, GL। इसके अंदर
आपने पोस्ट कर दी, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने जनरलाइज की थी वो सारी की सारी आपने पोस्ट कर दी। इसको आप देख लीजिएगा, ये सॉल्व एग्जांपल है सारी, आप देख सकते हैं। अब आपने ये जो बैलेंसेस सारे लिखे हैं, इन सारे बैलेंसेस को अब आपने इन सारे बैलेंसेस को यहाँ से उठाना है और आपने लेके जाना है एक नई जगह पे, जिसको आप कहते हैं ट्रायल बैलेंस, जो आपका लास्ट पार्ट था आज के लेक्चर का। और अकाउंट्स को कैसे लिखना है, आपने पहले आपने बैलेंस शीट के अकाउंट्स को लिखना है। सबसे पहले एसेट्स, फिर लायबिलिटीज, फिर इक्विटी, उसके बाद फिर आपने लिखना है रेवेन्यू और फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने 3 कॉलम बनाने हैं उसके भी। देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं जी, ऊपर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस लिखेंगे जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस एक आपका हेल्पिंग स्टेटमेंट है जो आप बनाते हैं, इसको आप रिपोर्ट नहीं करते, ये आप सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बनाते हैं कि आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स सही हो गए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो कैश का बैलेंस कितना आ रहा था, अगर पिछली स्लाइड पे हम जाएं देखें तो 15,200 बैलेंस आ रहा था हमारा यहाँ से। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे पोस्ट हो रहा है 15,200। सप्लाईज का बैलेंस 2,500 जाए, सप्लाईज को देखें, सप्लाईज का बैलेंस 2,500 आ रहा था, ये आपने 2,500। और ये सारे के एसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले 4 अकाउंट्स आपके एसेट्स के हैं। इसी तरह से आप देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 आ रही है, ये एसेट है बेसिकली आपका, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा। इक्विपमेंट आपका है वो 5,000 है, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीपेड इंश्योरेंस को हम एक्सपेंस नहीं लेते बल्कि एसेट लेते हैं। क्यों लेते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन ये है एसेट। तो पहले एसेट के अकाउंट, फिर आपके लायबिलिटीज के अकाउंट, उसके बाद इक्विटी का अकाउंट, जैसे आपकी अकाउंटिंग मिशन चलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। और फिर आपके इक्विटी से रिलेटेड कोई अकाउंट है, यानी आपने नया कैपिटल डाला है या आपने कोई ड्राइंग की है, वो आएगी। फिर आपके रेवेन्यू और फिर आपके एक्सपेंसेस। ये सारे अकाउंट्स जो आपने यहाँ पे किए थे, वो सारे के सब के बैलेंसेस जो आपने निकाले हैं, ये सबकी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं, तो वो आपने सारी यहाँ डाल दो। और यहाँ इसके 3 कॉलम बनते हैं। ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट में टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखते नहीं आप, डेबिट भी आप नहीं लिखते, क्रेडिट भी नहीं लिखते, बेसिकली आप 2 कॉलम्स बनाते। और पहला कॉलम आपका डेबिट होता है जो लेफ्ट कॉलम होता है, और राइट कॉलम आपका क्रेडिट होता है। तो जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर लिखें, जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं उनको डेबिट वाली साइड पे लिखें, और उन सबको जब आप टोटल करेंगे तो इनके टोटल सेम आएंगे, और इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है,